क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के किनारे खड़ी है? क्या मध्य पूर्व का पुराना संघर्ष अब खुली टक्कर में बदल चुका है? तेहरान के आसमान में धमाकों की आवाज गूंजती है, तेल अवीव में सायरन बजते हैं, खाड़ी के ऊपर मिसाइलें इंटरसेप्ट होती दिखती हैं, तेल बाजार हिल चुके हैं, राजनयिक आपातकालीन कॉल पर लगे हुए हैं और आम लोग डर और अनिश्चितता के बीच जी रहे हैं। ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है, ये विचारधारा की टक्कर है, ये क्षेत्रीय प्रभुत्व का खेल है, ये परमाणु प्रतिरोध और अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव आज जो रूप ले रहा है, उसकी जड़ 40 साल पुरानी है। 1979 इस्लामिक क्रांति। ईरान में शाह की सरकार गिरती है और आयातुल्लाह शासन आता है। इस क्रांति के बाद ईरान की विदेश नीति नाटकीय तरीके से बदल जाती है। ईरान खुलकर इजराइल को अवैध राज्य घोषित करता है। इजराइल ईरान को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। तब से दोनों देश सीधे युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि छाया युद्ध में आमने सामने हैं। 1980 और 1990 के दशक में ये दुश्मनी खुफिया अभियानों, गुप्त गतिविधियों और क्षेत्रीय गठबंधनों के माध्यम से चलती रही। ईरान ने अपना प्रभाव लेबनान, सीरिया और इराक तक बढ़ाया। इजराइल ने अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत की। ये ठंडी शत्रुता धीरे धीरे संगठित प्रतिद्वंदिता में बदल गई। 2000 के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बना परमाणु कार्यक्रम। ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है। अमेरिका और इजराइल ने संदेह जताया कि ये परमाणु हथियार क्षमता की ओर बढ़ रहा है। प्रतिबंध लगने लगे। ईरान की अर्थव्यवस्था दबाव में आई। तेल निर्यात सीमित हुए। बैंकिंग प्रणाली अलग थलग हो गई। 2015 में एक बड़ा राजनयिक समझौता हुआ। परमाणु समझौता हस्ताक्षरित हुआ, जिसे JCPOA के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध स्वीकार किए और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति दी। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर दिया। मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लागू हुई। प्रतिबंध फिर से लगाए गए। ईरान और अधिक अलग थलग हो गया। 2020 में एक ऐसा क्षण आया जिसने तनाव को और गहरा कर दिया। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। जवाब में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला हुआ। तब से टकराव का स्तर और बढ़ गया। ईरान की रणनीति प्रत्यक्ष पूर्ण पैमाने के युद्ध की नहीं रही। उसने एक प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, इराक और सीरिया में सहयोगी मिलिशिया, ये सब ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव का हिस्सा बने। इजराइल के लिए ये बहुमोर्चा सुरक्षा चुनौती है। इजराइल का सिद्धांत सरल है, यदि खतरा दिखे तो पूर्व निवारक हमला करो। 2023 के बाद गाजा संघर्ष ने स्थिति को और अस्थिर बना दिया। इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। ईरान ने खुलकर चेतावनी दी कि यदि क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ा तो जवाब मिलेगा। मिसाइल आदान प्रदान और ड्रोन हमले हुए। स्थिति सुलगती रही। 2026 में संघर्ष ने एक नया चरण प्रवेश किया। इजराइल ने घोषणा की कि उसने ईरान के कुछ सैन्य और मिसाइल ठिकानों पर लक्षित हमले किए हैं। इस कार्यवाही को उन्होंने द्रक्षात्मक और पूर्व निवारक बताया। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्यवाही की। बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन स्वॉर्म इजराइल की ओर दागे गए। इजराइल का आयरन डोम और सहयोगी रक्षा प्रणालियां सक्रिय हो गईं। इस बढ़ते तनाव का प्रभाव केवल इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने उच्च सतर्कता पर चले गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो वैश्विक तेल व्यापार की एक प्रमुख धुरी है, तनाव के क्षेत्र में आ गया। तेल की कीमतें बढ़ने लगीं। एयरलाइंस ने अपने मार्ग बदल दिए। वित्तीय बाजार अस्थिर हो गए। अमेरिका खुलकर इजराइल का सहयोगी है। अमेरिका का आधिकारिक रुख है कि ईरान परमाणु हथियार क्षमता हासिल नहीं कर सकता। अमेरिकी नौसेना क्षेत्रीय जल क्षेत्र में तैनात हुई। खुफिया और वायु रक्षा सहायता इजराइल को दी गई। लेकिन अमेरिका ने अब तक प्रत्यक्ष जमीनी आक्रमण से परहेज किया है। रणनीति है प्रतिरोध और नियंत्रण। ईरान ने अपने जवाब में केवल इजराइल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि अपने क्षेत्रीय प्रभाव को भी सक्रिय किया। हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट दागे। इजराइल ने लेबनान के कुछ क्षेत्रों पर जवाबी हमले किए। प्रॉक्सी मोर्चा सक्रिय हो गया। इससे संघर्ष का दायरा क्षेत्रीय स्वरूप लेने लगा। ये युद्ध परंपरागत नहीं है, ये एक हाइब्रिड संघर्ष है। मिसाइलें, ड्रोन, साइबर हमले, आर्थिक प्रतिबंध, प्रचार, सब एक साथ चल रहे हैं। हर पक्ष अपनी कथा गढ़ रहा है। हर पक्ष अपने लोगों को ये समझा रहा है कि वो दिरक्षात्मक स्थिति में है। मानवीय प्रभाव भी सामने आ रहा है। नागरिक विस्थापन का सामना कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे को नुकसान हो रहा है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर अविश्वास गहरा है।
वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव आर्थिक है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से महंगाई बढ़ सकती है। समुद्री मार्ग बाधित होने से आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव आ सकता है। उभरते बाजारों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यूरोप और एशिया दोनों ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क है। अब सवाल ये है कि आगे क्या ये सीमित संघर्ष रहेगा? क्या कूटनीति हस्तक्षेप करेगी? क्या क्षेत्रीय पूर्ण युद्ध का खतरा है? हर परिसरूप का प्रभाव अलग होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मध्य पूर्व की स्थिरता संरचना नाजुक है। यहाँ हर मिसाइल सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देती है। ये केवल क्षेत्र का युद्ध नहीं है, ये धारणा का युद्ध है, ये प्रतिरोध की परीक्षा है, ये शक्ति प्रदर्शन का प्रयोग है। यदि बढ़ता तनाव नियंत्रण से बाहर होता है तो क्षेत्रीय खिलाड़ी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। रूस और चीन भी अपनी सामरिक गणनाएं करेंगे। वैश्विक गठबंधन पुनर्गठित हो सकते हैं, लेकिन यदि कूटनीति का रास्ता खुला रहा तो तनाव कम होना संभव है। मध्य पूर्व पहले भी किनारे तक पहुंचा है। संकट के बाद अस्थिर शांति भी देखी है। आज की वास्तविकता ये है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने सबसे संवेदनशील दौर में है। सैन्य आदान प्रदान हो चुके हैं, क्षेत्रीय प्रॉक्सी सक्रिय है, अमेरिका शामिल है, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिक्रिया दे रही है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये विकासशील है, हर दिन नया घटनाक्रम ला रहा है। इसलिए सबसे जरूरी बात है व्यतिकृत जानकारी का अनुसरण करना। मध्य पूर्व का हर संकट दुनिया को याद दिलाता है कि भू राजनीति सिर्फ नक्शों पर नहीं होती, वो लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और वैश्विक भविष्य को आकार देती है। ईरान इजराइल वॉर का ये अध्याय शायद आने वाले वर्षों तक इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा, लेकिन इस समय ये एक जीवंत विकासशील वास्तविकता है और दुनिया देख रही है।